मैं 1000 बार कहूँगी ज़मान शाह, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। जब ज़मान शाह ने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा, वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो जानती थी ज़मान उससे नफ़रत करता था, पर ज़मान ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। बहुत कमज़ोर मर्द निकले आप तो ज़मान शाह। खुद नफ़रत का इजहार करते हैं तो मैं किसी से भी मोहब्बत करूँ, मेरी मर्ज़ी, आपको क्यों? अभी वो बोल ही रही थी, ज़मान ने उसे दीवार से लगाया। तुमसे शादी मेरी मजबूरी थी। मैं वाकई तुमसे शदीद नफ़रत करता हूँ, पर तुम मुझसे नफ़रत नहीं कर सकती। अगर किसी और का नाम तुमने अपनी ज़ुबान से लिया तो। वो जुनूनी हो रहा था, जबकि मुकर्रम शाह के कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। वो बड़ी कुर्सी पर बैठे, हाथ में तस्बीह थामे, हर दाना आहिस्ता से घुमाते हुए कमरे के तमाम अफराद पर एक गहरी निगाह डाल रहे थे। हर शख्स की नज़रें उन पर जमी थीं। मुकर्रम शाह के सामने वाले सोफे पर नूरे शाह और ज़मान शाह बैठे थे, दोनों अपने अपने ख्यालात में गुम, खामोश। नूरे ने आज नीला जोड़ा पहना हुआ था। आंखों में बेयकीनी की परछाइयाँ साफ नजर आ रही थीं। इसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। हैरानगी उसे इस बात पर थी कि उसे ज़मान के साथ एक सोफे पर क्यों बिठाया गया है। वो तो इस शख्स के साथ खड़ा होना भी अपनी तौहीन समझती थी। बचपन से लेकर अब तक अगर इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता था तो वो महज नफ़रत का रिश्ता था। इसके अलावा इन दोनों ने कोई रिश्ता बनाया ही नहीं था। दूसरी जानिब ज़मान शाह का चेहरा भी सख्त था। उसके लिए भी इस लड़की के बराबर में बैठना तौहीन आमेज था। वो अपनी मुट्ठियाँ बेंचे बैठा था, आंखें ज़मीन पर जमाए हुए, जैसे अपनी तमाम तर बेबसी को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हमने बहुत सोचा, बहुत समझा। मुकर्रम शाह की आवाज़ गूंजी तो सब जैसे होश में आ गए। इनकी आवाज़ में वक़ार और कतईयत थी, वही अंदाज जो हमेशा से उनका खासा था। और हमने ये फ़ैसला किया है कि नूरे का निकाह ज़मान के साथ किया जाएगा। ये जुमला सुनकर कमरे में जैसे कोई ज़लज़ला आ गया हो। नूरे की आंखें हैरत से फैल गईं, उसकी सांसें जैसे रुक गई, ज़मान की मुट्ठियाँ और ज़्यादा भींच गईं। वो अपनी निशस्त से हल्का सा झुका, जैसे अपनी जगह से उठना चाहता हो, मगर खुद पर काबू पा लिया। कमरे की बाकी अफराद पर नज़र दौड़ाई जाए तो सबके चेहरों पर हैरत और उलझन के आसार नुमाया थे। नूरे के वालिदैन एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए। इनके चेहरों पर एक खामोशी सी थी, जैसे अंदरूनी तौर पर वो भी इस फैसले पर एतराज़ कर रहे हों, मगर अपने बाप के फैसले के सामने सर झुका दिया। नूरे ने एक लम्हे के लिए होंठ खोले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई आवाज़ न निकल सकी। उसकी नज़रें मुकर्रम शाह पर जमी थीं, जो अब तस्बीह रखकर अपने हाथ गोद में रख चुके थे और सुकून से सबको देख रहे थे। नूरे की आंखों में बेबसी और सवालात थे, मगर वो सब सवालात जुबान पर ना आ सके। ज़मान ने गहरी सांस ली और आखिरकार सर उठाकर मुकर्रम शाह की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी। दादा जान, इसकी आवाज़ में एक वाज़िया सख्ती थी। क्या आपको यकीन है कि यह फ़ैसला दुरुस्त है? मुकर्रम शाह ने ज़मान की आंखों में देखा और फिर सुकून से कहा, यह हमारा फ़ैसला है ज़मान। ख़ानदान के मुफाद में जो बेहतर समझा वही किया। नूरे ने एक बार फिर हल्का सा एहतजाज करने की कोशिश की। दादा, लेकिन मुकर्रम शाह ने हाथ उठाकर नूरे को खामोश करा दिया। बेटी, हमने जो सोचा वही बेहतर है। हम चाहते हैं कि ख़ानदान में इत्तेहाद और मजबूती हो, और यही तरीका हमें मुनासिब लगा। नूरे का चेहरा सुर्ख हो गया। वो मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी। ज़मान ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली, जैसे इस बात को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कमरे में एक बार फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी पहले से ज़्यादा भारी थी। नूरे के वालिदैन ने नज़र झुकाई और सर हिलाया। आप जो बेहतर समझे अब्बा जी, नूरे के वालिदैन ने धीमी आवाज़ में कहा। हम आपके फ़ैसले के आगे सर तस्लीम करते हैं। ज़मान के वालिदैन ने भी हल्के से सर झुकाया, मगर उनके चेहरों पर भी हैरत की लकीरें वाज़िया थीं। उनकी नज़रों में सवालात और खदशात थे, मगर उन्होंने भी अपने बाप के फ़ैसले को मान लिया। नूरे और ज़मान दोनों ने एक दूसरे की तरफ नज़र डाली। दोनों की आंखों में एक वाज़िया नफ़रत की झलक थी, मगर उन्होंने कुछ न कहा। उनके चेहरों की ज़ुबान ही उनके दिल की कहानी बयान करने के लिए काफ़ी थी। मुकर्रम शाह ने इत्मीनान का सांस लिया और सबको एक बार फिर नज़र भर कर देखा।
यही बेहतर है, उन्होंने कहा। अब सब अपने अपने कमरों में जा सकते हैं। सबसे पहले नूरे तनफन करती हुई कमरे से निकली थी। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और फिर ज़मान ने भी किसी का लिहाज नहीं किया। वो कमरे से नहीं बल्कि हवेली से ही निकलता चला गया था। इसके बाद सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उठे और कमरे से बाहर निकलने लगे। मुकर्रम शाह ने एक निगाह इन सब की पुश्त पर डाली और धीमी आवाज़ में बोले थे, हमें यकीन है ज़मान तुम हमारे फैसले पर हमेशा खुश रहोगे। ये बोलकर उन्होंने आंखें मूंद ली थीं और धीरे धीरे तस्बीह के दाने घुमाने लगे। रात के 10 बजे का वक्त था। हवेली के बाहर हवा के हल्के झोंके दरख्तों की शाखों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे थे। हवेली के अंदर का माहौल भी वैसा ही खामोश था जैसे हर कोई दिन के वाक़े के बाद सुकून की तलाश में था, मगर इस सुकून को ज़मान शाह की वापसी ने तहस नहस कर दिया। ज़मान शाह तेज़ कदमों से हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी वाज़ेह थी। उसने सीधा अपने माँ बाप के कमरे का रुख किया। दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुआ और वहीं रुक गया। उसके वालिदैन सोफ़े पर बैठे थे। उसकी माँ हाथ में तस्बीह थामे दुआएं पढ़ रही थी, जबकि उसके वालिद एक किताब की वर्क गिरदानी कर रहे थे। अम्मी, अब्बू, ज़मान की आवाज़ में गज़ब और बेचैनी थी। ये क्या फ़ैसला किया है आप लोगों ने? इसकी माँ ने सर उठाकर उसे देखा और आहिस्ता से तस्बीह रख दी। ज़मान बेटा, बैठ जाओ, हम बात करते हैं। मगर ज़मान बैठने के मूड में नहीं था। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा रहा। उसके हाथ गुस्से से मुट्ठियाँ बने हुए थे। अम्मी, मैं नूरे से शादी नहीं कर सकता। वो लड़की खुदसर है, बदतमीज़ है, उससे मेरी कोई बनती ही नहीं। आप लोग कैसे ये सोच सकते हैं कि मैं उससे शादी करूँगा? ज़मान के वालिद ने किताब बंद की और एक गहरी सांस ली। बेटा, ये फ़ैसला तुम्हारे दादा ने किया है और हम सबको उनका हुक्म मानना है। लेकिन अब्बू, ज़मान की आवाज़ और बुलंद हो गई, ये मेरा मुस्तकबिल है, मेरी ज़िंदगी है। नूरे मेरे लिए नहीं बनी है। मैं किसी सादा सी आम सी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जो समझदार हो, जो मेरे ख्यालात को समझ सके। नूरे कभी वो लड़की हो ही नहीं सकती। उसकी माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, कभी कभी हमें अपने बुजुर्गों की बात माननी पड़ती है। दादा साहब ने जो भी फैसला किया है वो ख़ानदान के भले के लिए ही किया है। ज़मान ने अपने वालिदैन की तरफ बेयकीनी से देखा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये मेरी ज़िंदगी का मसला है। नूरे और मैं एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। ये निकाह कैसे कामयाब हो सकता है? इसके वालिद ने संजीदगी से जवाब दिया, ज़मान, अगर तुमने ये निकाह नहीं किया तो तुम्हें जायदाद से निकाल दिया जाएगा। दादा साहब की ये बात साफ है। वो ख़ानदान के इत्तेहाद के लिए ये सब कर रहे हैं। ज़मान ने मायूसी से सर झटका। क्या जायदाद सब कुछ है? क्या मेरी खुशी, मेरी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं? उसकी माँ ने नरम लहजे में कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ज़मान ने कमरे में इधर उधर चलना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नूरे मेरे लिए कभी भी सही नहीं हो सकती। वो मुझे कभी नहीं समझेगी और मैं उससे। ये निकाह बस एक ज़बरदस्ती का रिश्ता होगा जिसमें ना मोहब्बत होगी ना सुकून। इसके वालिद ने संजीदगी से कहा, ज़मान, ज़िंदगी में कई बार हमें अपनी ख्वाहिशात से समझौता करना पड़ता है। ये ख़ानदान की बात है और हमें ख़ानदान की भलाई के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ज़मान ने थकी हुई सांस ली और एक लम्हे के लिए चुप हो गया। फिर उसने एक आखिरी कोशिश की, अम्मी, अब्बू, कम से कम एक बार दादा से बात करें, उन्हें समझाएं कि ये रिश्ता किसी के हक़ में नहीं है। इसकी माँ ने सर हिलाया, बेटा, हमने अपनी बात कह दी है। अब फैसला दादा साहब का है और हम उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते। ज़मान ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर झुका लिया। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन याद रखें, इस रिश्ते में खुशी कभी नहीं होगी। वो इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की चाह पूरे कमरे में गूंज रही थी। इसके वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। इनके चेहरों पर फिक्रमंदी थी, मगर वो अपने बाप के फैसले के आगे कुछ कहने से कासिर थे। दूसरी जानिब सारा दिन वो गुस्से से खोलती रही थी और अब नूरे का कमरा इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे, कपड़े ज़मीन पर बिखरे हुए थे और मेज़ पर रखी किताबें फर्श पर गिर चुकी थीं। नूरे बेड के पास खड़ी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सुर्ख था
और आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। इसका सांस तेज चल रहा था और वो गुस्से में एक गुलदान उठाकर ज़मीन पर दे मारती है। गुलदान के टुकड़े कमरे में बिखर गए। नूरे की अम्मा दरवाजे पर खड़ी ये सब मंजर देख रही थी। उनके चेहरे पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। उन्होंने कई बार नूरे को समझाने की कोशिश की, मगर नूरे की जिद और बेकाबू जज्बात के आगे उनकी बात का कोई असर न था। आखिरकार अम्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया, नूरे के करीब आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। नूरे एकदम साकित हो गई। वो अपनी माँ की तरफ बेयकीनी से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू रुक गए और चेहरे पर दुख और हैरत की लहर दौड़ गई। अम्मा, आपने मुझे मारा? नूरे की आवाज़ कांप रही थी। अम्मा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हाँ मारा, क्योंकि तुम अपनी हद से बढ़ रही हो नूरे। ये क्या तरीका है? ये कमरा देखो, ये सब क्या है? नूरे ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर अम्मा ने उसे खामोश करवा दिया। चुप रहो। अम्मा की आवाज़ कमरे में गूंजी, तुम जानती हो कि तुम्हारी ये हरकतें कितनी शर्मनाक हैं? हम लड़कियों को ऐसी तालीम नहीं देते नूरे। एक अच्छी बेटी अपने ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखती है, अपने बड़ों की बात मानती है, ना कि यूं बगावत करती है। नूरे की आंखों में आंसू दोबारा झलक पड़े, मगर उसने कुछ न कहा। अम्मा ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, नूरे, हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। हमारे ख़ानदान की इज्जत, हमारे रस्म व रिवाज, ये सब हमें समझौता करना सिखाते हैं। नूरे ने आहिस्ता से कहा, मगर अम्मा, मैं ज़मान से शादी नहीं कर सकती। वो मुझसे नफ़रत करता है और मैं भी उसे पसंद नहीं करती। ये निकाह कैसे चल सकता है? अम्मा ने नूरे के कंधे पे हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटी, निकाह मोहब्बत या पसंद से नहीं, बल्कि समझदारी और सब्र से कामयाब होता है। वक्त के साथ तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे। ख़ानदान की भलाई के लिए रिश्ता ज़रूरी है। नूरे ने रोते हुए कहा, मैं कैसे अपने दिल को समझाऊं अम्मा, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। अम्मा ने उसे करीब करके सीने से लगाया, बेटी, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। हम तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा चाहते हैं। हमें यकीन है कि तुम एक अच्छी बेटी होने का सबूत दोगी। नूरे ने अपनी माँ के सीने से लगी आंखें बंद कर लीं। कमरे में एक बार फिर सुकून छा गया, मगर यह सुकून बेयकीनी और दुख के साए में लिपटा हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। इन दोनों ने लाख एहतजाज किए थे, एड़ियाँ रगड़ी थीं, मगर ना ज़मान शाह की कोई बात सुनी गई और ना ही नूरे शाह के आंसुओं की किसी ने परवाह की थी। वक्त और तेज़ी से गुजरता गया और आज निकाह का दिन भी आन पहुंचा था। शुक्र था कि अभी सिर्फ निकाह करवाया जा रहा था। अगर रुखसती की बात आ जाती तो दोनों ही शायद अपनी जान ले लेते। निकाह का दिन था। हवेली के वसी सहन में एक बड़ा शामियाना नस्ब किया गया था, जहां ख़ानदान के सब अफराद जमा थे। हर तरफ रौनक थी, खुशबुएं महक रही थीं और लोग एक दूसरे से मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे। मगर उस खुशी के माहौल में दो चेहरे थे जो इस जश्न से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे, नूरे और ज़मान। नूरे का दिल अंदर से टूट चुका था। वो सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस सर झुकाए बैठी थी, मगर उसके दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था। ये कैसा इंसाफ है? नूरे ने दिल ही दिल में खुद से कहा, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी है, किसी की कैद में नहीं, और अब मुझे एक ऐसे शख्स के साथ बांधा जा रहा है जो मेरे ख़यालात, मेरी आज़ादी को समझने की बजाय नफ़रत करता है। ज़मान दूसरी जानिब खड़ा था। सफ़ेद शेरवानी में मलबूस उसका चेहरा सख्त था, मगर उसकी आंखों में दुख की परछाइयाँ साफ नज़र आ रही थीं। ये कैसा खेल है? ज़मान ने खुद से कहा, एक ऐसी लड़की के साथ निकाह जो खुद पसंद है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने वाली, और जिसे ख़ानदान की इज्जत और रिवाज का कोई ख्याल नहीं। ये रिश्ता कैसे चल सकता है? न नूरे ने ज़मान को देखा, न ज़मान ने नूरे को। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत थी और इस निकाह को एक कैद समझ रहे थे। मगर मुकर्रम शाह का फैसला अटल था। उन्होंने दोनों की कोई बात न सुनी और ख़ानदान की इज्जत और इत्तेहाद के नाम पर यह निकाह कराने का हुक्म दे दिया। निकाह ख्वान ने निकाह के कलमात अदा करना शुरू किए। नूरे का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या ये सब ख्वाब है? वो दिल ही दिल में खुद से कह रही थी, एक खौफनाक ख्वाब जिससे मैं कब जागूंगी। ज़मान ने दिल ही दिल में सोचा, ये निकाह सिर्फ एक ज़बरदस्ती का बंधन है, मैं कभी इसे कबूल नहीं करूँगा। नूरे जैसी लड़की मेरे लिए नहीं बनी।
اسے اپنی آزادی پیاری ہے اور میں ایسی آزادی کے خلاف ہوں۔ قبول ہے، نورے نے بے دلی سے کہا۔ اس کی آواز میں دکھ اور بے بسی تھی۔ قبول ہے، زمان نے بھی سرد لہجے میں کہا، جیسی الفاظ اس کے گلے سے بمشکل نکلے ہوں۔ نکاح مکمل ہو گیا تھا، مگر اس رشتے میں محبت یا خوشی کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ نورے اور زمان دونوں کے دلوں میں صرف ایک ہی منصوبہ تھا، ایک دوسرے کی زندگی کو جہنم بنا دینا۔ نورے نے خود سے عہد کیا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی، زمان کی کوئی بات کوئی حکم میں نہیں مانوں گی۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کرے گا، مگر میں اسے دکھاؤں گی کہ میں کسی کی پابندی برداشت نہیں کرتی۔ زمان نے بھی دل میں تہیہ کیا، میں اسے دکھاؤں گا کہ آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میں اس کی خودسری کو برداشت نہیں کروں گا، اسے میری بات ماننی ہوگی، ورنہ یہ رشتہ کبھی نہیں چلے گا۔ نکاح کے بعد جب نورے اور زمان ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ان کی نظریں ملیں، مگر ان آنکھوں میں محبت یا اپنائیت کی جگہ نفرت اور عزم کی جھلک تھی۔ دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سا سکوت تھا، مگر دلوں میں طوفان برپا تھا۔ نورے نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شادی صرف نام کی ہوگی، میں اس زمان کو کبھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ زمان نے بھی اپنے دل کی بات کی، یہ رشتہ صرف خاندان کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ نورے کو میری بات ماننی ہوگی، ورنہ میں اسے دکھا دوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ حویلی کے ماحول میں خوشیوں کی گونج تھی، مگر نورے اور زمان کے دلوں میں صرف دکھ، نفرت اور ایک دوسرے کی زندگی برباد کرنے کے منصوبے تھے۔ ان دونوں کے درمیان جو دیوار کھڑی ہو چکی تھی وہ شاید کبھی نہ گرے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ نکاح کے بعد زمان سب چیزیں چھوڑ کر حویلی سے نکل کر اپنے فارم ہاؤس چلا گیا تھا۔ اس کا دماغ بالکل بھی جگہ پر نہیں تھا۔ جس لڑکی سے ساری زندگی نفرت کی، وہ لڑکی اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ یہ بات اس کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ تو ابھی بھی واپس آنے کا نہیں تھا، لیکن ماں کے مسلسل آتی کال سے پریشان ہو کے کل رات ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ حویلی میں صبح کا وقت تھا، دھوپ صحن میں ہلکی ہلکی روشنی بکھیر رہی تھی۔ نورے اپنے کمرے سے باہر نکلی، نیلے رنگ کی جینس اور سفید شرٹ پہنے، کندھے پر بیگ ڈالے، بال کھلے ہوئے اور چہرے پر تازگی نمایاں تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ ہلکی سی سنائی دی، جیسے وہ جلدی میں ہو۔ اس کا ارادہ کالج جانے کا تھا اور وہ مکمل تیاری میں تھی۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچی، اس کی نظریں زمان پر پڑی، جو کرسی پر بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا۔ ایک لمحے کے لیے نورے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ واپس کب آیا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور زمان کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹیبل کے قریب آ گئی۔ اس کے نزدیک یہ شخص کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی محسوس کر کے زمان نے آنکھیں اٹھا کر نورے کو دیکھا اور اس کی نظریں فوراً اس کے لباس پر جم گئیں۔ اس نے اپنی کرسی سے پیچھے ٹیک لگائی اور سرد لہجے میں بولا، کہاں جا رہی ہو؟ نورے نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کالج۔ زمان کی آنکھوں میں یکدم شعلے بھڑکے تھے۔ کالج؟ لیکن تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نورے نے چمچ اٹھا کر پلیٹ میں رکھا اور زمان کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے اور اس کے لیے کالج جانا ضروری ہے، اور میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی جو آپ مجھے بتا رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ زمان نے اپنی کرسی سیدھی کی اور سخت لہجے میں بولا، یہ کپڑے پہن کر کالج جانا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ سرد ترین تھا۔ لڑکیوں کی عزت چھپ کر رہنے میں ہوتی ہے، نہ کہ یوں سرے عام نمائش کرنے میں۔ اگر جانا ہی ہے تو ڈھنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ، ورنہ میں تمہیں حویلی کی دہلیز سے باہر جانے کسی قیمت پر نہیں دوں گا، وہ حق جماتے ہوئے بولا تھا۔ نورے کی آنکھوں میں غصے کی چمک آ گئی تھی۔ یہ میری زندگی ہے اور میں کیا پہنوں گی یہ میرا فیصلہ ہے، تمہیں یہ حق نہیں کہ میرے کپڑوں پر اعتراض کرو۔ زمان نے سخت لہجے میں کہا، یہ نکاح ایک زبردستی کا رشتہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی کرو، میں تمہیں اس طرح باہر جانے نہیں دوں گا۔ نورے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور تم میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ زمان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اپنی مرضی کی مالک؟ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس گھر کے اصول ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی یوں آزادی سے گھومے۔ نورے کی ماں جو کچن سے باہر نکل رہی تھی، ان دونوں کی تلخ گفتگو سن کے رک گئے۔ انہوں نے نورے کو مخاطب کیا، نورے آج کالج نہیں جاؤ، زمان کی بات مانو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ نورے نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اماں آپ بھی؟ میں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں؟ یہ میرا حق ہے۔ اماں نے نرمی سے کہا، بیٹی
मैं ये नहीं बोल रही कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, कल चली जाना ढंग का लिबास पहनकर। ज़मान ठीक कह रहा है, हमें ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखना है। अब तुम इस ख़ानदान की बेटी के साथ अब यहाँ की बहू भी हो, तुम्हें हर बात का ख्याल रखना होगा। नूरे ने अपनी माँ की बातों पर मायूसी से सर झटका। नूरे ने ज़मान की तरफ देखा जो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। इसका दिल गुस्से से भर गया, मगर उसने कुछ न कहा। उसने बैग उतारा और चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ गए। ज़मान ने एक मुतमिन नज़र नूरे पर डाली और फिर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। ज़रनिश बेगम ने गहरी सांस ली और किचन की तरफ वापस चले गए, जबकि नूरे अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गए। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। इसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन दिमाग किसी कीमत पर भी काबू में नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके दिल में गुस्सा उबाल खा रहा था। ज़मान की बातें और उसके रवैये ने उसे अंदर से झंझोड़ दिया था। आखिरकार वो गुस्से से उठी और ज़मान के कमरे की तरफ चल दी। इसका इरादा साफ था, वो ज़मान को इसकी औकात याद दिलाना चाहती थी। उससे ये बताना चाहती थी कि वो इसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। नूरे ने बिना दस्तक दिए ज़मान के कमरे का दरवाज़ा धड़ से खोला। ज़मान कमरे में बैठा कुछ कागजात देख रहा था। नूरे की अचानक आमद पर उसने सर उठाया, मगर उसके चेहरे पर किसी हैरत का तासुर न था। वह अपनी जगह पर सुकून से बैठा रहा, जैसे नूरे की ये हरकत उसके लिए मामूल की बात हो। ये क्या बदतमीजी है, नूरे ने तलख लहजे में कहा। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे ख्याल में तुम मुझे रोक सकते हो, मेरी ज़िंदगी में दखल दे सकते हो? तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो ज़मान शाह। ज़मान ने कागजात मेज़ पर रखे और नूरे की तरफ सर्द नज़रों से देखा। यही बात करने आई हो तो सुन लो, तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं नूरे, मगर इस घर में जो असूल हैं वो तुम्हें मानने होंगे। अब तुम मेरे निकाह में हो, इसलिए मैं ये बेहुदा लिबास बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो इसके कपड़ों पर चोट करते हुए बोला था। नूरे ने तंसियां हंसी के साथ कहा, असूल? तुम्हारे असूल? ये सब फजूल हैं। तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि तुम लड़कियों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर अपनी ज़िंदगी छोड़ दूंगी? ज़मान ने तहम्मुल से कहा, नूरे तुम जो कुछ भी कह रही हो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मगर ये बात याद रखो कि इस घर की इज्जत मेरे हाथों में है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई इस इज्जत को नुकसान पहुँचाए। नूरे ने गुस्से से कहा, इज्जत? तुम्हारी इज्जत? तुम्हारे ख्याल में तुम मुझे रोक सकते हो? तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो और तुम्हारी बातों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। ज़मान ने कुर्सी से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। नूरे अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओगी। तुम यहाँ आकर मुझसे बदतमीज़ी करने का कोई हक नहीं रखती। अगर निकाह से इतना ही मसला था तो दादा जान को मना कर देती। हाँ करके अच्छा बनने का नाटक क्यों किया? और ये औकात की बात मत करो। तुम भी मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। यहाँ की मुलाजमा की फिर भी मेरी निगाह में कुछ अहमियत होगी, लेकिन तुम्हारी वो भी नहीं है। नूरे की आंखें हैरत और गुस्से से भर गईं। मुलाजमा? तुम मुझे मुलाजमा से भी कम समझते हो? ज़मान ने सर्द लहजे में कहा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे रवैये में वो शाइस्तगी और इज्जत नहीं जो यहाँ की मुलाजमा में है। तुम खुद को बहुत समझदार समझती हो, मगर तुम्हारी ये खुदसरी और जिद तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। नूरे का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? ज़मान ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से निकल जाओ नूरे, और आइंदा मेरे कमरे में बग़ैर इजाज़त मत आना। नूरे ने एक लम्हे के लिए ज़मान को घूर कर देखा, फिर गुस्से से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गए, मगर उसके दिल में ज़मान की बातें गूंज रही थीं। वो अपने कमरे में वापस आई, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और बेड पर बैठ गए। ज़मान की बेइज्जती और तलख बातें उसे अंदर से झंझोड़ रही थीं, मगर उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो उस ज़बरदस्ती के रिश्ते में अपनी खुदी को नहीं खोएगी। मगर वो अनजान इस बात से नावाकिफ़ थी कि वो कैसे इस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाली थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। अगले रोज़ से उसने अपनी ड्रेसिंग ठीक कर ली थी। वो बिला वजह अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि वो खुद को थोड़ा ही सही लेकिन बदल गई थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अगर उसने ये बात ज़मान की नहीं मानी तो उसके घर वाले बग़ैर सोचे समझे उसकी पढ़ाई रोक देंगे। यही वजह थी कि वो खामोश हो गई थी। आज मामूल के मुताबिक ही दिन था। सूरज ढलने को था जब नूरे कॉलेज से वापस आ रहे थे।
कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर उसकी गाड़ी एकदम रुक गई। ड्राइवर ने कई बार कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट न हुई। वो झुंझला कर बोली थी, कितना वक्त लगेगा। उसको मालूम था कि अगर वो देर करती इस पर भी ज़मान को मसला होता, इसलिए लम्हा भर के लिए ही सही, मगर वो बेचैन हो गई थी। ड्राइवर खामोशी से अपने काम में लगा हुआ था जब थोड़ी ही देर बाद अचानक उसका क्लास फेलो एहतशाम वहाँ से गुजरते हुए रुक गया। एहतशाम ने मुस्कुराते हुए मदद की पेशकश की। नूरे ने हिचकिचाते हुए कबूल कर ली। ड्राइवर मना करना चाहता था क्योंकि वो हवेली के असूलों से वाकिफ़ था, मगर नूरे को दूसरी गाड़ी में बैठता देखकर वो चुप हो गया। वो एहतशाम की गाड़ी में बैठकर हवेली की तरफ रवाना हो गई, इस बात से लापरवाह कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। हवेली के दरवाजे पर गाड़ी रुकने पर नूरे ने एहतशाम का शुक्रिया अदा किया। वो गाड़ी से उतरी, मगर जैसे ही उसने सामने देखा उसकी सांस रुक सी गई। ज़मान शाह स्याह शलवार कमीज में खड़ा था और खून अशाम नज़रों से नूरे को घूर रहा था। ऐसा लगता था कि वो साबित ही इसको निकल जाएगा। नूरे के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली और एहतशाम से बेवजह हंस हंस के बातें करने लगी। ये हरकत उसने जानबूझकर की थी। ज़मान ने अपनी मुट्ठियाँ बींच ली। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया था। नूरे की ये बेबाकी उसे एक पल को भी बर्दाश्त न हुई। जैसे ही नूरे ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, ज़मान तेज़ी से आगे बढ़ा और नूरे को बाजू से पकड़कर उसे अंदर घसीट के ले गया। ये क्या कर रहे हो? नूरे ने बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर ज़मान की गिरफ्त मजबूत थी। चुप, ज़मान ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा। क्या समझती हो तुम अपने आप को? नूरे ने गुस्से से कहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं। ज़मान शाह ने उसे सख्त नज़रों से घूरते हुए कहा, हक है नूरे, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा यूं किसी नामहरम के साथ हंस हंस के बातें करना मेरी इज्जत के खिलाफ है। नूरे ने तंसिया हंसी के साथ कहा, इज्जत? तुम्हारी इज्जत? मैं एहतशाम के साथ सिर्फ घर वापस आ रही थी और तुम उसे इज्जत का मसला बना रहे हो। ज़मान ने गुस्से में कहा, अच्छे घर की लड़कियां इस तरह नामहरमों से बातें नहीं करती। तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? नूरे ने सख्ती से कहा, मुझे अपनी इज्जत का पता है ज़मान, और मैं जानती हूँ कि कब, कहाँ और किससे बात करनी है। तुम अपनी पुरानी सोच को अपने पास रखो। ज़मान ने नूरे के चेहरे के करीब आकर कहा, ये पुरानी सोच नहीं है, ये असूल हैं और तुम्हें ये असूल मानने होंगे। नूरे ने ज़मान की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारे असूलों के मुताबिक नहीं चल सकती ज़मान। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने की आदी हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। ज़मान ने सख्त लहजे में कहा, नूरे, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। नूरे ने बाजू छुड़ाते हुए कहा, मुझे धमकियाँ देना बंद करो ज़मान, तुम्हारे असूल मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ज़मान ने नूरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये घर मेरी जिम्मेदारी है और मैं यहाँ किसी भी ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करूँगा जो इस घर की इज्जत को नुकसान पहुँचाए। नूरे ने तलख लहजे में कहा, ये इज्जत तुम्हारी सोच की पैदावार है ज़मान, और मैं तुम्हारी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ज़मान ने गुस्से से कहा, नूरे, तुम्हें समझना होगा कि ये रिश्ता सिर्फ एक कागजी मुआहिदा नहीं, तुम्हें इस रिश्ते की इज्जत करनी होगी, वरना तुम्हें इसके निताज भुगतना होंगे। जबकि नूरे उसको नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चली गई थी। ज़मान गुस्से से भरा हुआ अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की चाप से ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो किस कदर गुस्से में है। दरवाज़ा धड़ से खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। इसकी माँ सोफे पर बैठी कुछ पढ़ रही थी, मगर ज़मान के अंदाज से घबराकर किताब बंद कर दी और उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। अम्मा, ज़मान ने गुस्से से कहा, बहुत शौक़ था ना आपको मेरी शादी करवाने का, वो भी एक ऐसी लड़की से जो खुदसर और ज़िद्दी है। देख लीजिए नतीजा, इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है। इसकी माँ ने तहम्मुल से कहा, ज़मान बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? नूरे अभी नहीं है इस घर में, वक्त लगेगा उसे सब कुछ समझने में। वक्त? ज़मान ने तलखी से हंसते हुए कहा, कितना वक्त चाहिए होगा उसे? जब से निकाह हुआ है उसने एक लम्हा भी सुकून का नहीं दिया। उसकी हर हरकत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इसकी माँ ने नरम लहजे में कहा, बेटा, रिश्ते में बर्दाश्त और समझौते की ज़रूरत होती है, तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। सब्र? ज़मान ने चुपते हुए लहजे में कहा, अम्मा, मैंने जितना सब्र करना था कर लिया, अब मेरी बस हो चुकी है। समरीन बेगम ने परेशान होकर कहा, तो फिर तुम चाहते क्या हो?
ज़मान ने सख्त लहजे में कहा, रुखसती का इंतज़ाम करे फ़ौरन। मैं ये रोज़ रोज़ की बहस और झगड़े बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर निकाह हो गया है तो रुखसती भी हो जानी चाहिए। वो इसकी बात सुन के थोड़ा परेशान हो गई थी, मगर खामोश रहीं। समरीन बेगम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ज़मान, ये सब कुछ इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। तुम दोनों को वक्त लेना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। ज़मान ने तल्खी से कहा, वक्त देने की बात ना करें अम्मा, मैंने पहले दिन से ही सब्र किया है, मगर नूरे की हर हरकत मुझे मज़ीद गुस्सा दिलाती है। वो मेरी ज़िंदगी में कोई भी मुस्बत तब्दीली नहीं ला रही, बल्कि हर दिन मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है। समरीन बेगम ने उसकी तरफ हमदर्दी से देखा। ज़मान, शायद तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसे समझाने की कोशिश करो कि तुम्हारी क्या तवक्कुआत हैं। ज़मान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मैंने कोशिश की अम्मा, मगर उसने मेरी किसी बात को अहमियत नहीं दी। वो अपनी दुनिया में मगन है और उससे मेरी परवाह नहीं। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ ने नरमी से कहा, बेटा, हर रिश्ते में मसाइल होते हैं। अगर तुम दोनों मिलकर इन मसाइल को हल करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। ज़मान ने गुस्से से कहा, मुझे अब किसी हल की ज़रूरत नहीं अम्मा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नूरे इस घर की इज्जत का ख्याल करे और अपनी हदूद में रहे। अगर वो ये नहीं कर सकती तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। माँ ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है ज़मान, मैं बड़ों से बात करूँगी, मगर तुम भी थोड़ा तहम्मुल से काम लो। ज़मान ने सर झटकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन चल सकेगा। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और कमरे से निकल गया, दिल में बोझ लिए हुए। समरीन बेगम उसकी पीठ देखती रह गईं, दिल में परेशानी के साथ कि ये रिश्ता कैसे निभाया जा सकेगा। समरीन बेगम ने यह बात फ़ौरन ही बड़ों तक पहुंचा दी कि अब ज़मान रुखसती का मुतालबा कर रहा है, और सबकी तरफ से ही रजामंदी जाहिर हुई कि अगर ज़मान चाहता है कि ये रुखसती हो जाए तो अब इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मगर जब ये बात नूरे को मालूम हुई तो उसके तन बदन में आग लग गई और वो खूनख्वार बनी ज़मान के कमरे की तरफ बढ़ी थी। नूरे के दिल में इश्तियाल की लहर दौड़ गई थी, जैसे कोई जलती हुई आग उसकी रगों में दौड़ रही हो। वो खुद को काबू में रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर जब उसने सुना कि ज़मान रुखसती का मुतालबा कर रहा है, उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और खून की गर्दिश में इजाफे की शिद्दत महसूस हो रही थी। वो फ़ौरन ज़मान के कमरे की तरफ बढ़ गई, जैसे उसे हर हाल में रोकना हो। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो गुस्से से चीख पड़ी थी। उसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत थी कि जैसे वो लम्हा भर में ज़मान को कुचल डालेगी। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूँगी? उसकी आंखों में जलती हुई आग की मानित नफरत थी, जैसे हर लफ्ज़ के साथ वो ज़मान पर हमला करना चाह रही हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रुखसती कभी नहीं होने दूंगी। ज़मान की आंखों में गैर मामूली सुकून था, जैसे वो बिल्कुल लापरवाह हो। इसने बिला तकल्लुफ़ जवाब दिया, मेरे मुंह लगने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसके लहजे में एक बेपरवाह फितरी अंदाज था, जैसे उसे उसकी तकलीफ से कोई फ़र्क न पड़ता हो। ये सुनकर नूरे के अंदर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। वो समझती थी कि ज़मान के अंदर कुछ न कुछ हसासियत होगी, मगर वो इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर बेरबत और बेज़मीर शख्स लग रहा था। उसका दिल धक से रह गया और वो उसकी बेपरवाही पर मज़ीद बेचैन हो गई। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो मज़ीद कुछ कहती, इससे पहले ज़मान तेज़ कदमों से उसके सामने आया और उसका बाजू पकड़ लिया, जैसे वो उसे थामने की कोशिश कर रहा हो। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और आंखों में एक जुनून था। क्या बकवास कर रही हो तुम? इसकी आवाज़ में ऐसी शिद्दत थी कि नूरे लरस गई थी। नूरे अपनी पूरी ताकत के साथ बाजू को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो गुस्से में बोली थी, मैं 1000 बार कहूँगी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और मैं किसी और को। अभी वो मज़ीद कुछ बोलने ही वाली थी कि ज़मान ने एक घुमाता हुआ थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। नूरे का सांस रुक गया था। वो चौंक कर ज़मान की तरफ देखने लगी। ये वो पहली बार था जब उसने ज़मान को अपने ऊपर हाथ उठाते हुए देखा था और नफ़रत भरे अंदाज में गोया हुई थी। बहुत कमज़ोर मर्द निकले हो तुम ज़मान शाह। उसकी आवाज़ में तंज की झलक थी, जैसे वो उसके सामने अपनी जीत की खुशबू महसूस कर रही हो। तुम खुद नफ़रत का इजहार करते हो और मैं किसी से मोहब्बत भी ना करूं।
اس کی یہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زمان نے نورے کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کا چہرہ اس کے قریب آ گیا۔ اس کے اندر کی جنونی کیفیت عیاں ہو رہی تھی۔ تم سے شادی میری مجبوری تھی۔ اس کے لبوں سے ایک سرد اور گہری آواز نکلی۔ میں واقعی تم سے شدید نفرت کرتا ہوں، مگر تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد وہ مزید غصے میں بولا، اگر کسی اور کا نام تم نے اپنی زبان سے لیا تو… اس کے لہجے میں ایک سنسان دھمکی چھپی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اس نے بہت مشکل سے زمان کو اپنے وجود سے دور کیا تھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا تنفس بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے زمان کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ زمان کا تھپڑ اور اس کا وہ جنونی رویہ اس کے دل و دماغ پر ہنوز نقش تھا، جیسے ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہو۔ وہ خود کو کسی بھی طرح سکون دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے اندر کی آگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نورے کے دل میں ایک فیصلہ آیا، وہ اس حویلی میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا موبائل فون کو اٹھایا اور فوراً احتشام کو کال کی۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام اس سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی خوفناک قدم اٹھانے جا رہی ہو، مگر اسے لگتا تھا کہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ کال ریسیو ہوتے ہی احتشام کی آواز آئی، ہیلو، ہاں نورے بولو، کیا ہوا؟ احتشام، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں اپنے کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اگر آج کی رات میں اس کے گھر سے نہیں نکلی تو کل مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ احتشام کچھ لمحوں تک خاموش رہا، جیسے وہ اس کے دکھ کو جذب کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، تم حویلی کے پیچھے آ جانا، میں تمہیں پیچھے والے راستے سے لے لیتا ہوں۔ نورے کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی، جیسے اس کے اندر کی ساری بے چینی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئی ہو۔ اس نے جلدی جلدی اپنے جانے کے انتظامات پورے کیے تھے اور فوراً ہی پیچھے والے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے خوف بھی لاحق ہو رہا تھا، کیونکہ اگر یہ سب کرتے ہوئے زمان شاہ اسے دیکھ لیتا تو اس کی موت واقع کر دیتا۔ وہ نکاح کے بعد اس کے بدلتے رنگوں کو بہت خوب پہچان رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد احتشام اپنی گاڑی لے کر وہاں پہنچ گیا تھا، اور وہ حالات کی پرواہ کیے بغیر اس کی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ مگر وہ بے وقوف لڑکی جانتی ہی نہیں تھی کہ جس کو وہ اپنا سمجھ رہی تھی وہی ظالم نکلنے والا تھا۔ ابھی وہ لوگ شہر کی روڈ پر آئے ہی تھے جب اچانک احتشام نے گاڑی فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی۔ ایک لمحے کے لیے نورا حیران ہوئی، کیونکہ یہ راستہ سدرا کے گھر جانے کا نہیں تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، مگر پھر خاموش رہی کہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے راستے سے لے جا رہا ہو۔ مگر جب اس نے گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے روکی تو نورے حیران رہ گئی اور بے ساختہ بولی تھی، تم یہاں کیوں لائے ہو؟ نورے کی آواز میں الجھن اور گھبراہٹ تھی۔ وہ بے چین ہو کر احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا کہ مجھے سدرا کے گھر چھوڑ دو۔ احتشام نے ہنس کر اس کی طرف نظر ڈالی، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ ارے کیوں؟ آؤ آج ہم دونوں ساتھ میں وقت گزارتے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا طنز تھا، جیسے وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے۔ نورے کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً جواب دینا چاہتی تھی کہ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی، مگر احتشام نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گاڑی سے باہر نکال کر کھینچنے لگا۔ چھوڑو مجھے، نورے نے زور سے کہا، مگر احتشام کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی طرف مڑ کر اس کے جسم کو بے بس انداز میں کھینچ کر فارم ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نورے کی پریشانی بڑھ چکی تھی، جیسے وہ کسی انجان اور خطرناک جگہ پر آ چکی ہو۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر احتشام کی گرفت ہر بار مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ نورے کی آواز میں دہشت تھی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، میں نے کہا تھا کہ مجھے سدرا کے گھر چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ احتشام کی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جو کر رہا تھا وہ صحیح تھا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے سدرا کے گھر جانے کی، نورے، یہاں تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نورے کی ذہنی حالت اب بے حد پریشان کن ہو چکی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ خود کو ہر ممکن طریقے سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے اندر ایک خوف تھا جو جوں جوں بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے وہ احتشام کی طرف سے زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ اسے گھسیٹ کر فارم ہاؤس کے کمرے میں لے آیا تھا۔
ابھی وہ اس کے ساتھ غیر مناسب حرکت کرتا اس سے پہلے ہی نورے نے گھماتا ہوا تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، اور شاید یہی اس کی بربادی کا آغاز تھا۔ وہ ابھی اس کی گردن پر جھکتا مگر اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ دھڑ کر کے کھلا تھا۔ ان دونوں نے بے ساختہ مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور ایک مضبوط قدم کی آواز سنائی دی۔ یہ زمان شاہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا طوفان تھا جو برے وقت کے آنے کی خبر دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تیز تھا اور وہ تیز قدموں سے اندر آیا۔ احتشام، زمان کی غصہ بھری آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ کیا کر رہے ہو؟ احتشام جو اب تک نورے کو تکلیف دے رہا تھا اس کی آواز پر چونک گیا۔ وہ جلدی سے نورے کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا مگر زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کو زمین پر پھینک کر مارنا شروع کر چکا تھا۔ اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ جس پل نورے حویلی سے نکلی تھی اسی پل اس کے تمام گارڈز نے اس کو اطلاع دے دی تھی، اور اسی وقت وہ نورے کے پیچھے اپنی گاڑی لگا کر فارم ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ مگر اس کو بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھٹیا ترین شخص اس کی بیوی کے ساتھ اتنی بدسلوکی کرے گا۔ زمان نے نورے کی طرف مڑتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ نورے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ساری صورتحال کے بارے میں بے حد شرمندہ تھی۔ اس کے جسم میں لرزہ تھا اور وہ بس روتے ہوئے زمان کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو زمان، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، نورے نے روتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ زمان نے اس کی پشت پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا اور پھر نرم لہجے میں کہا، نورے، تمہیں کبھی بھی اپنی عزت کو کسی کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ لڑکیوں کی عزت ان کی 4 دیواری میں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیشہ اپنی حدود اور اپنے مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ نورے نے سر جھکایا اور اس کی آنکھوں میں مزید آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی مگر اس نے اپنے آپ کو اور اپنی عزت کو خطرے میں ڈالا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زمان کی بات سچ تھی۔ زمان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، مگر تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنی عزت کا خیال رکھو، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو۔ ہم دونوں نے ماضی میں جو بھی کیا وہ ہمارا بچپنا تھا، لیکن اب ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہے اور اس کا خیال ہم دونوں کو رکھنا چاہیے۔ جبکہ نورے مزید روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جو حفاظت اس کی زمان کر سکتا ہے وہ حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک ان دونوں کے درمیان بہت سی نا اتفاقی تھی، لیکن آج اس ایک واقعے نے نورے کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا کہ شوہر سے زیادہ خیال آپ کا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ بے شک ہر رشتہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ سب سے اول ہوتا ہے۔ خدا نے نکاح کے 3 بول میں اتنی محبت رکھی ہے کہ اگر شخص جو نفرت کا قائل ہو وہ محبت پر آمادہ ہو جاتا ہے